हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, मैं प्रयाग एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। आज राजनीति विज्ञान की हम लोगों की यहाँ पर 11वीं क्लास है, जिसमें आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो है द वेलफेयर स्टेट, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य। राजनीति विज्ञान से शुरुआत करते हुए हम राज्य पर पहुँचे थे और राज्य के कई सिद्धांतों पर हमने ध्यान दिया, जैसे कि उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं, उसकी प्रकृति के सिद्धांत क्या हैं, उसके अंतर्गत जितने भी सिद्धांत आते हैं उनका अध्ययन किया। उन सिद्धांतों के अध्ययन के आधार पे मैं जो आज बताने जा रहा हूँ उन सारी चीज़ों को कवर किया है जो आज मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। लेकिन एक प्रकार से वो चीज़ें कैसे ऐड करके हम बताएंगे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। राज्य के क्या कार्य होते हैं, वो कार्य होने चाहिए। तो यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य के भी कार्य क्या हैं, लगभग समान ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर जरूर है। तो अगर हम चाहते तो इसको कर लेते, लेकिन ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इसको अलग रखना ही पड़ा। ठीक है, राज्य के कार्य क्या है इसको हम अटैच कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, अलग टॉपिक बनाकर अच्छे से हम चीज़ें समझाने वाले हैं। क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य और राज्य में अंतर भी होता है, आपको ये नहीं भूलना है। राज्य का जो एक राजनीतिक आधार होता है जिस पर कहा जाता है कि ये राज्य है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य क्या होगा, न जाने कितने विचारकों ने इस लोक कल्याणकारी राज्य का पक्ष लिया है, उसके विषय में कैसे आदर्श विचार रखे हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होना चाहिए। राज्य में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति के हित में हो भी सकता है, राज्य नहीं भी हो सकता है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य वास्तव में व्यक्ति के हित में होता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसी वजह से हमने इस टॉपिक को अलग रखा है। द वेलफेयर स्टेट, बहुत ही सुहावना सा शब्द लगता है, द वेलफेयर स्टेट। इंग्लिश का जो शब्द है लोक कल्याणकारी राज्य, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना है, जो विचार है, ये कहाँ से आए। हम देखते हैं महाभारत के समय से, कि महाभारत के समय में यहाँ पर जो आपके वेदव्यास जी थे, उन्होंने इस बात को कहा है कि जो राजा होता है, वो राजा अपनी प्रजा को अगर पुत्र के समान नहीं रखता है तो वो नरक का भागी होना चाहिए। कहने का मतलब था, जो राजा है वो अपनी प्रजा को अगर पुत्र के समान नहीं रखता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, एक पुत्र की तरह पालन पोषण नहीं करता है, तो वो राजा ना होकर के उसको नरक का भागी होना चाहिए, वो नरक में जाता है, गर्त में जाता है। तो ऐसा वेदव्यास जी ने कहा था। लेकिन शुरुआत तो यहाँ से हो गई थी। उसके बाद हमने देखा कि प्लेटो और अरस्तु के विचारों का हम अध्ययन कई बार कर चुके हैं पिछली क्लास में, और विशेषकर राज्यों के संदर्भ में। प्लेटो और अरस्तु जो आदर्शवादी विचारक हैं, उनका मानना था कि जो राज्य होना चाहिए, राज्य तो एक नैतिक संस्था के रूप में है, वो प्राकृतिक होता है। उनका मानना है कि राज्य प्राकृतिक होता है और राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का विकास ही करना होता है। लेकिन उन्होंने कहा था कि इतना प्रबल दावा उन्होंने ठोका कि बिना राज्य के व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस बात को हम बार बार बताते हैं। तो उन्होंने जो व्यक्ति है उसको पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर रखा, क्योंकि राज्य के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। और उसी आधार पर कहीं ना कहीं इस लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना है वो हमें उनके विचारों में भी दिखाई देती है। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य है क्या वास्तव में, इस पर हम चर्चा करते हैं। दरअसल जो लोक का मतलब होता है, लोक पहला है लोक का मतलब होता है, ये आप लोग का मतलब लोग, ठीक है, जो आपकी नागरिक होते हैं, जो आपकी जनता होती है, लोग। इसके बाद है कल्याणकारी, जिससे किसी का कल्याण हो सकते। कहते नहीं कि अगर आपके कोई पैर छूने आता है तो कहते जाओ कल्याणमस्तु, तो उसी प्रकार से आपका कल्याण हो। कल्याण होने का मतलब क्या है कि आप अपने जीवन की एक सुगठित इकाई बनो, आप एक प्रकार से सद्गुणी व्यक्ति बन जाओ। ठीक है, कल्याण हो जाए आपका, आप हर तरीके से सक्षम हो जाओ, आपका विकास हो। ये जो भावनाएं मन से निकलती हैं, ये सारी कल्याण के संदर्भ में देखी जा सकती हैं। और राज्य तो हम बता ही चुके हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राज्य जो होता है, लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा होता है, एक ऐसे पुल का निर्माण करता है। लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसे पुल का निर्माण करता है, अगर इसकी परिभाषा के रूप में देखें कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसे पुल का निर्माण करता है जिस पर जो पतित अवस्था में लोग चल रहे थे उनको उस पुल पर लाया जाए और उनका विकास किया जाए, और वो जो विकास हो वो दूरदर्शी विकास हो। ठीक है, उस दूरदर्शी विकास के तहत उनका उद्देश्य भी हो कुछ राज्य का, कि उनका विकास कैसे करना है, क्या माध्यम हो सकते हैं।
तो ये जो है ये लोक कल्याणकारी राज्य है। लेकिन अगर बहुत ही सरल शब्दों में समझने का हम प्रयास करें तो लोक कल्याणकारी राज्य ये कहता है कि अगर कोई भी नागरिक है या व्यक्ति है तो उसका विकास एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में नहीं होना चाहिए। जो राज्य के जितने भी नागरिक हैं वो उन सब का विकास होना चाहिए। तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हम टारगेट करके उसका विकास नहीं कर सकते हैं। हमें राज्य में समानता लाना है, सबको समाज में अधिकार है, राज्य में सबको अधिकार है, सारे नागरिकों का विकास हो। किसी एक व्यक्ति विशेष यानी कि ये व्यक्तिवाद का विरोधी है एक प्रकार से, और कहता है कि सभी के साथ समानता का बर्ताव हो, विकास पूरे समाज का हो, पूरे राज्य का हो। ठीक है, तो ऐसी भावना जो आती है वो लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आती है। लोक कल्याणकारी इसका मतलब लोक यानी सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, एक ऐसा राज्य जहां पर सबका कल्याण हो रहा हो, इसीलिए इसको बोलते हैं द वेलफेयर स्टेट। एक ऐसा राज्य जहां पर सबका कल्याण हो रहा हो। ये बात यहां पर तक रही। लेकिन व्यक्तिवाद के विरोध अगर हम देखें कि ये जो लोक कल्याणकारी है राज्य ये व्यक्तिवाद के विरोध में था। लेकिन व्यक्तिवाद अगर आप देखोगे तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ये भावना अगर हम देखेंगे तो यूरोप में पनपी। यूरोप में जब ये भावना आई व्यक्तिवाद को लेकर के तो लोग वहाँ पर अपने लिए जीने लगे। वहाँ पर किसी एक व्यक्तिगत अगर देखा जाए समुदाय का विकास होने लगा। ठीक है, वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों का विकास नहीं हो रहा था, उन नागरिकों का विकास नहीं हो रहा था। किसी एक व्यक्ति कहते नहीं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो चली थी वो वहाँ पर विद्यमान थी। ठीक है, और उसके होते हुए जो नीचे तबके के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग जो अपना विकास नहीं कर पा रहे थे, एक तो उनका विकास ही नहीं हो पा रहा था, दूसरी वजह से जो राज्य के संसाधन थे उनका उपयोग उच्च वर्ग के लोग कर रहे थे। उसी को ध्यान में रखते हुए उनकी दशा और खराब हो गई। लेकिन इसी पूंजीवादी वर्ग के विरोध में साम्यवादी विचारधारा आई 1848 में, हमने देखा था। ठीक है, और जो रूस था, रूस इसका प्रणेता ही माना जाता है साम्यवादी विचारधारा का। उस चीन में भी यहाँ पर आपको समझाया, लेकिन रूस में ये जो गतिविधियाँ हुई वो ज़्यादा हो गई। और रूस से ही आपने क्रांति सुनी होगी 1917 की क्रांति रूस की, वहीं से सारा मसला पलट गया था और पूंजीवादी वर्ग था उसके विरोध में थी पूरी तरीके से। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब यही होता है कि एक ऐसा राज्य जहां पर सभी का कल्याण हो। ठीक है, सभी के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं सभी के लिए हो, सभी का विकास हो, किसी भी एक व्यक्तिगत समुदाय को या व्यक्तिगत वर्ग को महत्व ना दिया जाए। ठीक है, तो ये जो एक प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना है वो निकल कर आती है। इसके बाद हम इसके लक्षण देखेंगे, उसके बाद हम कार्य देखेंगे कि इसके कार्य क्या होते हैं। यहाँ पर पहला लक्षण इसका आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था। आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था का मतलब है कि इसका लक्षण होता है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य जो है, कहते नहीं आप एक व्यक्ति हो, आपके लक्षण अच्छे हैं, आपके लक्षण खराब हैं, तो उसी हिसाब से एक लोक कल्याणकारी राज्य का लक्षण होता है कि वो नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है या आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है। आर्थिक सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि उसको पैसे और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी सबको। आर्थिक सुरक्षा का मतलब है कि कोई भी राज्य की दृष्टि में कोई भी वर्ग विशेष नहीं होता है, पूरा राज्य उसके लिए विशेष है। ठीक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को ऊंचा पद मिल गया तो दूसरे को निम्न और उसी की योग्यता वाले व्यक्ति को नीचा पद दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप में योग्यता है, अगर आप में काबिलियत है तो आप भी उतने ही योग्य हैं उस पद को पाने के लिए जितना वो दूसरा व्यक्ति। ठीक है, जो इतनी ही योग्यता रखता है। तो आप ये न मत समझो कि हम अगर निम्न वर्ग के हैं तो हमें नीचा रख दिया जाएगा। अगर आप में योग्यता है तो आप पा सकते हो। ठीक है, उस पद को भी जो उच्च वर्ग का यहाँ पर इंसान है, जो व्यक्ति है, उसने प्राप्त किया है। तो समानता की बात आई कि यहाँ पर राज्य के दृष्टिकोण से कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता है, राज्य के दृष्टिकोण में सब बराबर होते हैं। और नौकरी की बात होती है विशेष तौर पे, तो नौकरी की बात होगी तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे आर्थिक सुरक्षा की बात है, तो स्वाभाविक है कि नौकरी में कोई भेदभाव नहीं, लोगों को जो चाहिए वो मिलेगा। संपत्ति पर भी बात करें तो संपत्ति तो वैसे व्यक्तिगत उसमें चली जाती है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी स्थान है, आरक्षण की अगर बात अलग कर दें, आरक्षण एक अपवाद के रूप में भले ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी राज्य के अपने उद्देश्य होते हैं लोक कल्याणकारी राज्य के,
और उन उद्देश्यों के साथ उसके लक्षण जो है वो प्रतिबिंबित होते हैं, जिसमें यही है कि सब लोग समान हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, और जितने भी आर्थिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दे आते हैं उन सब में समानता लाने का लोक कल्याणकारी राज्य प्रयास करता है। ठीक है, इसके बाद है राजनीतिक सुरक्षा व्यवस्था। राजनीतिक सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में जैसे कि मान लीजिए ऐसा कोई नहीं कि आप निम्न वर्ग के हो तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार आपको भी है। अगर आप संविधान द्वारा बताए गए जो 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर आपको वोट देने का अधिकार हो जाता है, उन नियमों का पालन करते हुए आप योग्य हो। ये नहीं है कि जाति भेदभाव, किसी भी प्रकार का जाति से भेदभाव या वंश धर्म लिंग ऐसा कोई भी भेदभाव आपसे नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जितने राजनीतिक अधिकार, ऐसा नहीं है कि अगर आप निम्न वर्ग से हो तो आप किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकते हो, ले सकते हो लेकिन उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाएं सबके लिए बराबर होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी यहाँ पर राजनीतिक सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाता है और इसका लक्षण ही होता है। फिर है सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था। समाज की सुरक्षा, वही मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, पता चले कि आप किसी निम्न वर्ग के इंसान से कोई भेदभाव कर रहे हैं धर्म जाति लिंग वंश के आधार पे, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में सबको समान माना गया है। राज्य की दृष्टि में, विशेषकर लोक कल्याणकारी राज्य की दृष्टि में, कोई भी ऊंचा नहीं है कोई भी नीचा नहीं है, राज्य की दृष्टि में सब बराबर है। इसके बाद है राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। अब जब लोगों का कल्याण करना है, जब समाज का कल्याण करना है, जो राज्य की जनता है उनका कल्याण करना है, तो स्वाभाविक है कि उसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने के माध्यम से ही वो लोगों का विकास कर सकता है, क्योंकि विकास के कई माध्यम होते हैं। आप देखते हो परिवहन विभाग, व्यापार उद्योग, ये सारी चीज़ें, इसीलिए कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होनी आवश्यक है। इसके बाद है, और वाकई में होती भी है तभी तो इसका लक्षण माना गया है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। एक लोक कल्याणकारी राज्य हरदम चाहेगा कि हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी हमारे जो देश बंधु हैं वो सारे हमसे मिलजुल कर रहें। ठीक है, और एक जो सहयोग की भावना है, अगर उनको कोई परेशानी हो रही है तो हम सहायता कर दें, या हमें कोई परेशानी है तो हम भी ले लें। और हमें परेशानी हुई 1991 में, इस प्रकार हमने देखा था कि लोगों से जो देश थे उनसे सहायता लेनी भी पड़ी थी। ठीक है, और इसके बाद है, सॉरी ये तो इसका पार्ट है, वो उधर जगह नहीं बची थी। हाँ, इसके बाद आता है कार्य क्या होते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की, कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना। बात वही हुई कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था भी बनाए रखनी, जो हम कार्य के राज्य के कार्यों के बारे में बात करिए थे, वही लगभग यहाँ पर सेम है। तो आंतरिक सुरक्षा मतलब घर में भी लड़ाई झगड़ा ना हो, देश में भी इधर उपद्रव ना मचे। और फिर विदेशी आक्रमणों से रक्षा, अगर कोई बाहरी विदेशी या हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो उससे भी रक्षा के लिए आप देखते हो बॉर्डर पे सैनिक लगे रहते हैं। व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य और व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था की जाती है। व्यक्ति का राज्य के साथ क्या संबंध है, राज्य का व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। फिर है कि कृषि उद्योग तथा व्यापार का नियमन, ये भी राज्य का कार्य होता है कि कृषि उद्योग व्यापार कैसा चल रहा है, इस पर भी ध्यान देना होता है। ठीक है, इसके बाद है कि आर्थिक सुरक्षा, वही बात हुई जो हमने यहाँ पर कही। ठीक है, लक्षण प्रतीत होता है, स्वाभाविक उसका कार्य होगा। तो आर्थिक सुरक्षा वही कि मतलब सबको समानता की दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, और किसी के साथ कोई किसी पद को लेकर भेदभाव ना किया जाए, इस प्रकार के कार्य। और इस प्रकार जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाना। लोक कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, और सभी का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, किसी एक वर्ग या एक समुदाय का जीवन स्तर को लेकर टारगेट नहीं करना, बल्कि पूरा जो जनता है, पूरी जनता है, उस जनता का जीवन स्तर उठाना, सबको समान मानकर। ठीक है, फिर शिक्षा तथा स्वास्थ्य के कार्यों पर भी लोक कल्याणकारी राज्य ध्यान देता है। फिर सार्वजनिक सुविधा संबंधी का, सार्वजनिक जो सुविधाएं होती हैं, आप रेलगाड़ी देखते हो, हवाई जहाज देखते हो, सारी आपको फैसिलिटीज ही दी जाती हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, इनको भी देखना। फिर समाज सुधार, समाज में सुधार लाने के लिए काम करना। आप देखते हो कि समाज में सुधार कैसे आते हैं। कुछ नियम जो आज के वर्तमान संदर्भ में प्रचलित ऐसे हो गए हैं कि जो कि संविधान की के खिलाफ हो जाते हैं, तो संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें। और फिर आमोद प्रमोद, गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोक कल्याणकारी राज्य है, इसका आमोद प्रमोद यानी कि मनोरंजन के भी साधन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। आप देखते हो कहीं जू घूमने जा रहे हो, कहीं पे और भी देखो सिनेमा हॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है राज्य के अंतर्गत ही
तो एक मनोरंजन के जो साधन है वो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। और फिर है नागरिक सुरक्षा। ये सबसे अच्छी है, मतलब हमें सुरक्षा भी प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, ठीक है। तो नागरिक सुरक्षा का भी ये जो कार्य है ये लोक कल्याणकारी राज्य का होता है। तो सारी चीज़ें, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, वैसे इतना कोई समझना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा तोड़ तोड़ कर चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो अगली यूनिट है उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।